अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आईपीसी का सेक्शन 21। सेक्शन 21 है पब्लिक सर्वेंट्स। पब्लिक सर्वेंट्स मतलब लोक सेवक। तो देखते हैं लोक सेवक हम किसको किसको बोलेंगे। तो इसमें निम्न शामिल होते हैं। पहला, तीनों सेना, जो तीनों सेना हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो शामिल होता है। सभी न्यायाधीश, जितने भी लेवल के न्यायाधीश हैं वो सब शामिल होते हैं। और उसके बाद तीसरा है न्यायालय का हर ऑफिसर, जैसे कि समापक जिसको लिक्विडेटर बोलते हैं, रिसीवर है, कमिश्नर है। इसके अलावा जितने भी न्यायालय से संबंधित काम में लगे हुए लोग हैं वो सभी लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट है। उसके अलावा ज्यूरीमैन, जो ज्यूरी जो होता है, एसेसर और मेंबर ऑफ पंचायत के मेंबर जिनको न्यायालय का काम दिया जाता है, जैसे अधिकृत किया जाता है मद्रास में, उसी तरीके से वो भी लोक सेवक है। और हर आर्बिट्रेटर या अन्य व्यक्ति जिसे कोर्ट ने मामला निर्णय करने के लिए या रिपोर्ट के लिए दिया है, अगर न्यायालय ने दिया है कोर्ट ने, तो ये लोग भी लोक सेवक कहलाएंगे उस समय। उसके बाद है ऐसे व्यक्ति जिसे किसी व्यक्ति को परिरोध में रखने की शक्ति हो। परिरोध मतलब होता है कन्फाइनमेंट। तो परिरोध में अगर मतलब अपने पास रखने की, मतलब पकड़ के रखने की शक्ति अगर किसी के पास है तो वो लोग भी लोक सेवक कहलाएंगे। उसके बाद है सातवां, सरकारी ऑफिसर जो अपराधों की इत्तिला दे, मतलब अपराध हुआ करके सूचना दे या अपराधी को कोर्ट में उपस्थित करे, कोर्ट में पकड़ के लाता है, या लोक स्वास्थ्य के बारे में क्षेम या सुविधा की संरक्षा करे, मतलब पब्लिक की लोक स्वास्थ्य हो चाहे क्षेम हो चाहे उसकी सुविधा हो, इनकी संरक्षा करे, मतलब संरक्षण करे, बचाए कि इनका ये जो सुविधा है वो उसमें कोई दखल ना दे। तो वो ऐसे करने वाले लोग भी, सरकारी ऑफिसर भी क्या कहलाएगा, लोक सेवक कहलाएंगे। उसके बाद ऑफिसर जो सरकार के धन संबंधी कार्य करें, मतलब वित्त से संबंधित जो कार्य करने में लगे हुए हैं सरकार की तरफ से, वो लोग भी लोक सेवक कहलाएंगे। खर्चे व्यय से संबंधित ब्यौरा वगैरह ये काम में लगे हैं वो। ऑफिसर जो ग्राम, नगर या जिले, चाहे ग्राम हो चाहे नगर हो चाहे जिले में, धर्मनिरपेक्ष या कर या सर्वेक्षण ये आदि इन काम में लगे हुए हैं, वो लोग भी लोक सेवक हैं। उसके बाद 10वां है निर्वाचन नामावली संबंधी कार्य करने वाले लोग भी लोक सेवक कहलाएंगे। और 11वां है जो सरकार से वेतन लेता है, फीस लेता है, कमीशन लेता है। तो ये सब के सब लोग लोक सेवक हैं। साथ में सरकारी कंपनी में जो सेवा या कर रहे हैं या वेतन में जो लगे हुए लोग हैं वो भी लोक सेवक कहलाएंगे। कुछ उदाहरण यहाँ पर है, इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। तो सरकार द्वारा नियुक्त न होने पर भी ये ऊपर के काम करने वाले लोग, चाहे उसको सरकार ने नियुक्त नहीं किया हो, लेकिन अगर काम में लगे हुए हैं किसी भी माध्यम से, तब भी वो लोक सेवक कहलाएंगे। ठीक है। और राजस्थान में इसमें थोड़ा सा सुधार किया है राजस्थान सरकार ने। इसमें और कौन लोगों को शामिल किया है, जैसे परीक्षा के संचालन और पर्यवेक्षण में जो लोग लगे हैं वो भी लोक सेवक हैं। विश्वविद्यालय, शिक्षा मंडल जैसे और कुछ निकायों में लगे हुए काम करने वाले हैं वो भी लोक सेवक हैं। और स्थानीय प्राधिकरण अगर कोई बनाया गया है तो उनको भी लोक सेवक में शामिल किया गया है। और कुछ केस हैं जैसे जिसमें प्राइवेट बैंक में काम करने वाले अध्यक्ष और प्रबंध संचालक, प्रबंधक, ये सब लोगों को भी, ये संचालक लोगों को भी लोक सेवक माना गया है। अब हम देख लेते हैं अगला सेक्शन 22, मूवेबल प्रॉपर्टी या जंगम संपत्ति। तो जो हम किसको मूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे, तो पहला तो ये है कि जो कॉर्पोरल प्रॉपर्टी है, मूर्त है, जिसको हम देख सकते हैं, मतलब देख सकते हैं नहीं कह सकते हैं, जिसका एक आकार होता है, मूर्त रूप होता है, उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी मानते हैं। और जिसमें नहीं आता वो उसको देख लेते हैं, जिसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानते। एक तो है लैंड मतलब आप समझते हैं ज़मीन, है ना, भूमि, उसको हम नहीं मानेंगे। थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, मतलब ज़मीन से जो परमानेंट अटैच्ड है उसको नहीं मानेंगे।
है ना, मतलब ज़मीन से जो धरती से जो अटैच है उसको नहीं मानेंगे, ठीक है। उसके बाद परमानेंटली फास्टेंड विच अटैच टू अर्थ, इसका मतलब है जो ज़मीन से अटैच है उससे परमानेंट अगर जकड़ी हुई है ना, मतलब ज़मीन से जो अटैच हो और उस अटैच, जैसे ज़मीन से एक घर अटैच है और उस घर में अगर परमानेंट कोई फंसा हुआ है, जैसे कि कोई खिड़की, ठीक है, तो वो मूवेबल नहीं कहलाएगा, क्योंकि खिड़की को हम उठा के ले नहीं जा सकते दूसरी जगह, क्योंकि वो अटैच है, तो वो भी क्या मूवेबल से बाहर होगा। तो ये है। अब अगला हम देख लेते हैं सेक्शन 23 रोंगफुल गेन। तो रोंगफुल गेन स्पष्ट है गलत तरीके से कुछ प्राप्त करना। तो इसको हम कहते हैं कि विधि के विरुद्ध में प्राप्त, जिसका वैध हकदार वो व्यक्ति नहीं है जिसको वो प्राप्त हो चुका है, तो वो क्या कहलाएगा रोंगफुल गेन। अब रोंगफुल लॉस किसको कहेंगे? जैसे गेन है वैसे उसका उल्टा, जो लीगली उसका इंटाइटल नहीं है, वो मतलब उसमें उसका मालिक नहीं है, तो लीगली मालिक है वो, है ना, मतलब वो उसका मालिक है। रोंगफुल लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, वो मालिक है उनका, लीगली इंटाइटल है। और लॉस बाय अनलॉफुल, और विधि के विरुद्ध गैर कानूनी तरीके से वो लॉस मतलब उसको चला जाता है, तो वो रोंगफुल लॉस कहलाएगा। अब आता है सेक्शन 24 डिसऑनेस्टली, मतलब बेईमानी से। किसको कहेंगे बेईमानी से कोई चीज़ हो रहा है करके? इंटेंशन ऑफ कॉजिंग, मतलब ये करने के उद्देश्य से, आशय से जब किया जाता है, क्या आशय से करेंगे? रोंगफुल आशय से, मतलब हम एक उद्देश्य के साथ करेंगे। क्या काम करेंगे? पहला काम रोंगफुल गेन ऑफ वन पर्सन, मतलब गलत तरीके से किसी व्यक्ति के कोई वस्तु को प्राप्त करना, या रोंगफुल लॉस टू अनदर पर्सन, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति का गलत तरीके से नुकसान कराना, मतलब उसका लॉस कराना। गलत तरीके से प्राप्त कराना है, गलत तरीके से लॉस कराना, और इंटेंशन के साथ, उद्देश्य के साथ, ऐसा सोच समझ के, तब वो क्या कहलाएगा? डिसऑनेस्टली, बेईमानी कहलाएगा, है ना। गलती से कोई हो जाता है तो नहीं कहलाता है। सेक्शन 25 है फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉडुलेंटली मतलब कपटपूर्वक, मतलब फ्रॉड करने का इंटेंशन के साथ जब हम कोई काम को गलत करते हैं तो वो कपटपूर्वक या फ्रॉडुलेंटली कहलाता है। सेक्शन 26 है रीजन टू बिलीव, मतलब भरोसा करने का कारण। तो भरोसा करने का कारण किसको कहेंगे? जब सफिशिएंट कॉज, मतलब पर्याप्त हेतु या पर्याप्त हमारे पास कोई कारण है कि ऐसा हो सकता है, तब हम क्या कहेंगे? तब हम कहेंगे कि हमारे पास ऐसा पर्याप्त कारण था, तब हमने भरोसा किया कि ऐसा हो सकता है, ऐसा करना चाहिए। ऐसा मतलब हम जब किसी को बताएंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास ये कारण था जिससे हम भरोसा कर सकते थे कि ऐसा करना चाहिए, तभी हमने किया ऐसा। तो रीजन टू बिलीव ये ऐसे सब समय में उपयोग होता है। उसके बाद है 27 सेक्शन 27 प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी जो है वो किसी व्यक्ति का उसके वाइफ के कब्जे में है, क्लर्क के कब्जे में है, या उसके सर्वेंट के कब्जे में है, ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, और उस व्यक्ति के निमित्त, मतलब उस व्यक्ति ने रखा है उसके पास, पोजीशन में है, तब ये माना जाएगा कि ये इसी व्यक्ति के कब्जे में है, चाहे उसके वाइफ के पास, क्लर्क के पास, चाहे उसके नौकर के पास क्यों ना हो। ये मान के चलेंगे कि यह संपत्ति इसी के कब्जा में, इस व्यक्ति के कब्जा में है। उसके बाद है 28 काउंटरफिट, मतलब कुटकरण। कुटकरण किसको कहते हैं हम? काउजेस वन थिंग टू रिसेंबल अनदर थिंग, है ना। काउजेस वन थिंग टू रिसेंबल अनदर थिंग, एक चीज को दूसरे चीज या दूसरी चीज के सदृश दिखाना। मतलब इसमें क्या है? धोखा देने जैसा काम है कि एक चीज हम जिसको देना है
उसको हम नहीं दे रहे हैं, वैसा ही नकल बना के हम दूसरा को दे रहे हैं, और हम जानबूझ के दे रहे हैं कि ये धोखे से इसको ले ले और हम गलत तरीके से अपना उद्देश्य को पूर्ण कर ले, है ना। मतलब इंटेंशनली होना चाहिए, आशयपूर्वक होना चाहिए। प्रैक्टिस डिसेप्शन कहते हैं इसको। मतलब प्रवंचन का प्रयास करना, डिसेप्शन का प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो उसको धोखा देके वैसे ही नकल कर वाला चीज़ को दे देना। नकल वैसा ही होना आवश्यक नहीं, मतलब हम जो दे रहे हैं वो हूबहू नहीं मिलता, थोड़ा मिलता जुलता हो, फिर भी हम उसको यही वाला है करके अगर हम धोखा देके दे देते हैं, तब भी वो क्या कहलाएगा, कूटकरण कहलाएगा या काउंटरफिट कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 29, डॉक्यूमेंट या दस्तावेज। किसको कहेंगे? कोई भी पदार्थ पर या पदार्थ से बने वस्तु पर यदि कोई अक्षर या लेटर लिखा हो, कोई अंक या फिगर लिखा हो, या चिन्ह या मार्क लगा हो, तो ये सब के सब क्या कहलाएगा? डॉक्यूमेंट कहलाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए इलस्ट्रेशन में टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है वो भी है, चेक है, पावर ऑफ अटर्नी है, और मैप है या कोई प्लान बना है, या फिर कोई डायरेक्शन छपा हुआ है कहीं पर, या फिर कोई इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस की ये करना है ऐसा लिखा हुआ है, तब ये सब डॉक्यूमेंट ही कहलाएगा। उसके बाद है सेक्शन 29, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख किसको बोलेंगे हम? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हम IT एक्ट 2000 के जो सेक्शन 2 है उसके सब सेक्शन 1 के प्लस T, मतलब 2(1) के T में जो दिया हुआ है वो सब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है। उसके बाद है सेक्शन 30, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मूल्यवान प्रतिभूति। किसको कहेंगे हम? तो ऐसा प्रतिभूति जिसमें लीगल राइट हो, मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें लीगल राइट छुपा हुआ हो, उसमें लीगल राइट हम बनता हो, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहते हैं। जैसे कि इलस्ट्रेशन देखते हैं इसका, ये जो है राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसके पीछे में ए ने अपना नाम लिखा है, साइन किया हुआ है, तो यह वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। क्यों? क्योंकि ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसी व्यक्ति को फॉर लॉफुल होल्डर, जिस व्यक्ति को देना है उसको देगा, है ना। तो ये जो साइन किया हुआ है वो एक सुरक्षा है कि इसने साइन किया हुआ है सबूत के रूप में करके दिखाने के लिए, तो ये सिक्योरिटी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहा जाता है। तो ये साइन किया हुआ जो बात है वो इस डॉक्यूमेंट को लीगल राइट पैदा कर देता है। इसमें जो होल्डर है, लॉफुल होल्डर, वो दिखा सकता है कि देखिए इसने लॉफुल तरीके से साइन करके मुझको दिया है ऐसा, ठीक है। अब अगला हम भाग 2 में देखेंगे।